हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न मैंने खुद सेलेक्ट किए हुए हैं और कई बार आपके पुराने सालों के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन कमेंट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। आप सबको पता है आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति होती है एक सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या। तो अगर ये 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे कर रहा है तो एक सेकंड में कितने कंपन करेगा, 20/2.5। ये आपका आ जाएगा 8 कंपन, यानी एक सेकंड में 8 कंपन पूरे कर रहा है, यही इसकी आवृत्ति है। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी आपका 100 मीटर और 1000 मीटर ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको में दिए हैं ऑप्शन, तो आपको इसको में बदलना पड़ेगा। और आपको पता है 1 मीटर में 1000 होते हैं। तो अपन 10⁻⁻6 को 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो आपका आएगा 10⁻3, जिसे कि अपन लिख सकते हैं 0.0। 10⁻³ आ रहा था अपना आंसर, इसको अपन लिख सकते हैं 0.001 mm। यही आपका आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहे हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होंगे। अब आपको एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में बदलना है। तो आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। और इसको अगर माइक्रोमीटर में बदलना है तो अपन 10⁻⁻6 से भाग दे देंगे, क्योंकि आपको पता है एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4। तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब 7 kg की किसी वस्तु पर कोई नियत बल 3 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। आपसे बल पूछे, आपसे बल पर ध्यान दीजिए। बल F बराबर होता है ma। आपको द्रव्यमान दिया है, त्वरण नहीं दिया, तो अपन त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, जिसको अपन लिखते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। और इसको अपन लिख सकते हैं V माइनस यू अपॉन टी। V आपका अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो आपका यहाँ पर 8 से 3 से 8 हो गया, यानी 8-3/3 सेकंड तक काम करता है, यानी 5/3 आपका ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। चलिए अब अपन सॉल्व कर लेंगे। त्वरण आ गया 5/3। F बराबर m दिया है 7 kg, त्वरण आ गया है आपका 5/3। 5 7 35/3। तो अपन भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18, 3 18 11.66 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी 11.66 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है। सबको पता है द्रव्यमान बटे आयतन आपका घनत्व कहलाता है। संवेग क्या होता है, संवेग आपका होता है द्रव्यमान गुणा वेग। एम भी आपका संवेग होता है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु की स्थिरता की माप है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यही आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, जिसको गैलीलियो ने दिया था। फिर इसी के बेसिस पर न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया था। बल अभी आपने देखा ही है, बल F बराबर होता है ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट कर दिया गया तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। आपसे विद्युत धारा पूछ रहे हैं। तो आप सभी को पता है ओम का नियम, V = IR।
अगर यहाँ से अपन आर को निश्चित करते हैं, यहाँ पे भी विभवांतर है, आई आपकी विद्युत धारा है और आर आपका प्रतिरोध है। अगर मैंने आर को कांस्टेंट कर दिया तो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई, यानी V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा आपका I1 बटे I2। अब पहले V1 आपका दिया था 60 वोल्ट, फिर V2 हो गया 165 वोल्ट, धारा पहले दी थी 4 एम्पियर। अब आपकी निकालनी है I2 धारा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा 60 15 बार, 15 चौके 60, 15 से 65 कटेगा 11 बार, तो आपका I2 कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। आपकी I2 धारा 11 एम्पियर आ जाएगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, बी। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर होता है किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु से अनंत तक लाने में किया गया कार्य। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं W इक्वल टू क्यू भी। अब आपका आवेश कितना दिया है 4 कूलाम, विभवांतर कितना दिया है 10 वोल्ट, तो W इक्वल टू क्यू भी लगा के अपन सॉल्व कर लेंगे। 40 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि कार का मात्रक क्या होता है जूल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई बिजली की ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई है। तो आपको यूनिट निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। यूनिट्स बराबर होते हैं वाट, कितने वाट दिया है, गुणे कितने घंटा दिए हैं, आवर गुणे कितने दिन दिए हैं, डेज अपॉन 1000, यानी वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है। तो यहाँ पे आपका कितने वाट दिए हैं 200 वाट दिए हैं। कितने घंटे जलता है, रोज़ 5 घंटे जलता है। एक सप्ताह तक जलता है, मतलब ऐसा 7 दिन तक जलता है, बटे 1000 करेंगे अपन। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कटेगा 5 बार, 205 1000 और 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7, यानी 7 यूनिट खर्च होंगे आपकी एक दिन में, सॉरी एक सप्ताह में। तो ये सूत्र आपको आना चाहिए। आते हैं इसमें क्वेश्चन, यूनिट्स निकलवाते हैं वो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। जब कोई वस्तु किसी ऊपर होती है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, और आप सबको पता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। अब यहाँ पे द्रव्यमान दिया है आपका 15 kg, जी का वैल्यू जो दिया है वही पुट करेंगे अपन 9.8, और एच का वैल्यू आपका दिया है कितना 5 मीटर की ऊंचाई पर है। सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, 5 2 जा 10 और ये कटेगा 98, यानी 49। 15 गुणा 49 अपन हल कर लो, कितना आ रहा 49 गुणा 15 पन्नम 45, 5 की 20, 4 24 और 49 एक 49, 5 9 4 13, 4 2 6 735 आपका आंसर आ रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए 735 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से ऊपर जाने पर भोजन देर से पकता है, क्यों। समुद्र तल से ऊपर जाने पर भोजन देर से क्यों पकता है। इसका कारण है समुद्र तल से ऊपर जाने पर दाब आपका घटने लगता है, और समुद्र तल से नीचे जाने पर दाब आपका बढ़ने लगता है, यानी ऊपर जाने पर आपका दाब घटने लगता है, यानी आपका ऑप्शन बी या डी में से है। ए और सी आपके एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब घटता है ना कि बढ़ता है। अब दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वथनांक घट जाता है इसलिए भोजन देर से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा। सबको पता है भार का सूत्र W बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण mg।
यानी भार आपका डायरेक्शनल जी पर डिपेंड कर रहा है, यानी जी की वैल्यू अगर बदलेगी तो आपका भार भी बदलेगा। व्यक्ति तो एक ही, तो उसका द्रव्यमान नियत है। अब पहले उसका भार था कितना, 60 न्यूटन, और चंद्रमा पर जी का मान हो जाता है G/6। तो आपका भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 60 इंटू 1/6 यानी आपका भार हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी आपका आंसर होगा 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चालकता का मात्रक है। चालकता का होता है आपका साइमन। चालकता का मात्रक क्या होता है आपका साइमन। ओम किसका मात्रक होता है, ओम आपका होता है प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक। फैराड किसका मात्रक होता है आपका, फैराड होता है धारिता का मात्रक। तो ये आपके ऐसा ही मात्रक होते हैं, पूछे जाते हैं, आना चाहिए। हेनरी आपका किसका मात्रक होता है, हेनरी आपका होता है प्रेरकत्व का मात्रक। किसका मात्रक होता है हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार है उसका द्रव्यमान पूछ रहे हैं। लगा दो W = mg। भार W दिया है 450 न्यूटन, m पूछ रहे हैं, g की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 9.8। चलिए तो अपन देखते हैं, 450 बराबर m इंटू 9.8, इससे अपन को भाग देना। यहाँ से दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटेगा आपका, तो यहाँ आएगा एक जीरो, ऊपर आएगा जीरो, यानी आपको 98 का डिवाइड करना है 4500 से। आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपका ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2250/49। अब आपका ये कट रहा है क्या, 49 से आप इसको डिवाइड कर देंगे 2250 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, वो भी देखते हैं। स्थिर या गतिक अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अभी अपन ने देखा है, स्थिर अवस्था गतिक अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले गुण को कहते हैं अपन जड़त्व। संवेग होता है mv, बल होता है ma, वेग होता है विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI इकाई पूछ रहे हैं। तो वो देखो कैसे निकालेंगे। आपको पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम पता होना चाहिए कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनके द्रव्यमान m1 m2 हों, उनके बीच की दूरी r हो, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो होता है F = G m1m2/r²। यहाँ से अपन को g की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से g = हो जाएगा आपका FR², पक्षांतर कर दिया मैंने, अपॉन m1 m2, यानी क्या हो गया आपका g बराबर हो गया FR² अपॉन m1 m2। तो यहाँ से अपन f का मात्रक क्या होता है न्यूटन, r का मीटर² अपॉन kg जो बगल में चला जाएगा न्यूटन मीटर² kg इनवर्स, ये आपका मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर² kg इनवर्स। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से अपन जी की विमा भी निकाल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की विमा भी निकाल सकते हैं। आपका था FR² अपॉन m1 m2, ये भी आपका पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। बल की विमा होती है mLT-2, r के लिए अपन लिखेंगे L², द्रव्यमान के लिए m²। तो जब एक mm से कट जाएगा, ये आपका mLT-2 है और ये L² है, तो यहाँ से आपकी विमा आ जाएगी m इनवर्स L³ T-2। ये भी याद कर लो, ये भी पूछी जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की विमा होती है m इनवर्स L³ T-2। Okay, thanks. Love you all. If you like this session and enjoyed, then hit the like button and don't forget to subscribe my channel PCB Star. Thanks of all you.